Assalamu alaikum students. I hope you all are in good health. Today we are here for our lecture number 7 and the topic is about summary writing. Today we are going to discuss how to write an effective summary. There are some steps of writing an effective summary. Writing summary is a very complex and difficult task as it includes a very includes detail in shorter word. ठीक है, इसमें आपको बहुत सारा छोटा छोटा काम करना पड़ता है to make it and more effective. And a good summary demonstrate that you clearly understand a text and also you can communicate that text to others. ठीक है, आप पता चलता है एक अच्छी समरी से कि आपको प्रॉपर पूरा टेक्स्ट जो है वो समझ आ चुका है और आप इसको आगे भी फर्दर लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं. इसके कुछ स्टेप्स हैं. वन बाय वन हम इनको स्टेप्स को डिस्कस करते हैं. दैट आर रीड लिटरेचर, गैदर मेन आइडिया, री रीडिंग एंड टेकिंग नोट्स, ऑर्गेनाइज योर नोट्स, create a thesis statement, draft short paragraph, रिव्यू एंड रिवाइज. वन बाय वन हम इनको देखेंगे. सबसे पहले हमारे पास है रीड लिटरेचर. लिटरेचर का मतलब एनी पीस ऑफ राइटिंग. ठीक है, अब आपने उसको रीड करना है यानी कि जिस चीज़ की आपने समरी बनानी है उसका पहला स्टेप ये है कि आपने you are going to read that original piece of writing or of work. एंड इन दिस स्टेप योर फोकस इज जस्ट रीडिंग. ठीक है, आपने इसमें कोई नोट्स नहीं बनाने, कोई अंडरलाइनिंग नहीं करनी, कोई आपने इसमें वर्ड्स को अंडरलाइन नहीं करना, मतलब डिफ़िकल्ट वर्ड्स को नोट नहीं करना, बस आपने सिर्फ इसको रीड करना है. डिवाइड एंड कॉन्कर का रूल अगर आप अप्लाई करेंगे यानी कि छोटे छोटे पैसेजेस में इनको डिवाइड कर दें. हेडिंग्स को देखें, स्पेसिफाइड वर्ड्स को देखें, जो भी बोल्ड बोल्ड वर्ड्स हैं उनको आप ज़रा गौर करें. सब टाइटल्स को देखें, मेन टाइटल को देखें, स्किम करके पढ़ें. हम स्किम की टेक्निक जो है वो पढ़ चुके हैं. एंड इसमें गोल क्या होता है बेसिकली कि आपने सिर्फ फेमिलियर होना होता है आइडियाज़ में कि इस पर्टिकुलरली पूरे पीस ऑफ राइटिंग में किन किन जनरल आइडियाज़ के ऊपर डिस्कशन की गई है. इट माइट नीड मोर देन वन रीडिंग टू गेट थोरो अंडरस्टैंडिंग. हो सकता है कि एक रीडिंग में आपको समझ ना आए तो आपने दोबारा से इस चीज़ को रीड करना है. एंड इसमें सिर्फ आपने क्या करना होता है कि आपने ऑथर के टोन, स्टाइल और आइडिया को फील करना होता है कि किस टोन में उसने बात की है. एंड इट विल दिस पर्टिकुलर स्टेज और स्टेप विल एड इन अवॉइडिंग एन एक्सेसिव मेमोरी. यानी कि इसमें आप क्या कर सकते हैं कि एक बड़ी समरी को छोड़ के आप एक छोटी समरी, एक इफेक्टिव समरी लिख सकते हैं. So the next step is gather main idea. So if you are finished reading the original piece, then there is a time to read on what you have read. ठीक है, दोबारा से जो कुछ आपने पढ़ा है उसको दोबारा से रिवाइज करने का टाइम होता है. All the important points of the text and how the ऑथर कंस्ट्रक्टेड द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स. जितने भी आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहाँ से निकाले उनके बारे में सोचें और देखें कि किस तरीके से ऑथर ने उनको कंस्ट्रक्ट किया था, उनको रिलेट किया था. देन you have to write down the only essential and main ideas or main points. Focus determine the 5 W's. जो 5 W's होते हैं इनके ऊपर देखें कि ये आर्टिकल किसके लिए लिखा जा रहा है, क्यों लिखा जा रहा है, कब लिखा है, कैसे लिखा गया है और किसके लिए लिखा गया है. तो जो 5 W's हैं, what, why, where, when, टू होम, ये सब चीज़ें आप माइंड में रखेंगे ताकि आपको मेन आइडिया जो है वो कलेक्ट हो जाए. नेक्स्ट है रीडिंग एंड टेकिंग नोट्स. रीडिंग का मतलब होता है एक्टिव रीडिंग. ठीक है, इसमें आप क्या करते हैं कि आप दोबारा से ओरिजिनल पैसेज जो है वो रीड करेंगे. इस टाइम में आप अब जब दोबारा से रीड करेंगे तो इस पॉइंट पर आपने तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है. जो भी आपके पास डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे उनको अंडरलाइन करना है. टॉपिक सेंटेंस को, प्लॉट पॉइंट्स होंगे जहाँ से स्टोरी शिफ्ट हो रही होती है, या अगर आप किसी नॉवल का फॉर एग्जांपल समरी बना रहे हैं तो मेजर इवेंट्स जो होंगे उनको अंडरलाइन करेंगे. कैरेक्टर्स के बारे में अगर कोई पॉइंट्स हैं तो उनको अंडरलाइन करेंगे. ऑल्सो आपने वो भी पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है जो आपको समझ नहीं आए. ठीक है, ताकि आप उनको दोबारा से पढ़ लें, रीड करें उनको अंटिल यू गेट बेसिक ऑफ सॉलिड बेसिस ऑफ योर समरी. ठीक है, तो आपने उनको तब तक रीड करना है जब तक वो आपको क्लियर ना हो जाए. नेक्स्ट स्टेप इज ऑर्गेनाइजिंग योर नोट्स. अब आपके पास तमाम पॉइंट्स जमा हो चुके हैं, आपने उनको अंडरलाइन किया है, आपने उनको लिखा है, साइड पे किया है. अब आपने उनको
कपल ऑफ मिनट लेकर उनको क्या करना है कि थोड़ा सा टाइम लेकर उनको ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज किस तरीके से होंगे कि यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी आप उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि इवेंट वाइज जिस तरह से हुआ है या इंपॉर्टेंस वाइज भी आप उनको लिख सकते हैं। फिर आपने एक रिलायबल रेफरेंस बनाना है, देखना है कि क्या आपने जो भी पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं वो ट्रस्ट वर्दी हैं, वो उसके अंदर एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं। अगर कहीं पर आपको किसी की पॉइंट को या किसी भी इंफॉर्मेशन को क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है तो इस टाइम पर आप उनको अभी एलेबरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है आपके पास, यू आर गोइंग टू क्रिएट अ थीसिस स्टेटमेंट। अब थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है कि जैसे हम लोग ने सेंटेंस पढ़ा था उसमें एक आपके पास मेन आइडिया होता है, ठीक है, मेन टॉपिक सेंटेंस होता है। तो इसी तरीके से एक थीसिस सेंटेंस वो होता है, थीसिस स्टेटमेंट जो होता है जो आपको एक सेंटेंस में प्रॉपर तमाम चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है या प्रॉपर सेंटेंस के बारे में इंफॉर्मेशन, प्रॉपर जो भी आपका पैसेज होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सो इसमें इम्पोर्टेंट अच्छी समरी का ये फीचर है कि आप एक थीसिस स्टेटमेंट को डेवलप करें। सो ये एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें आप तमाम आप अपनी अंडरस्टैंडिंग शो करते हैं ऑथर के काम की, जो भी ओरिजिनल वर्क होता है जिसकी आप समरी बना रहे होते हैं कि वो आपको कितना समझ आए उसको आप डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। So basically its purpose is to correctly identify the author's main ideas of the text। ठीक है, ऑथर के जितने भी मेन आइडियाज़ हैं वो आपको प्रॉपरली समझ आए हैं या नहीं आए, वो आपके एक मेन थीसिस स्टेटमेंट से समझ आ जाएंगे। काइंड ऑफ एक ऐसा सेंटेंस होगा, टाइटल या आप कह सकते हैं मेन टॉपिक होगा, जिस टॉपिक सेंटेंस होगा जिसको पढ़ने से आपको प्रॉपर पूरी जो भी पीस ऑफ राइटिंग होगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। थीसिस स्टेटमेंट में हमेशा आप ऑथर्स के आर्ग्यूमेंट को रीकास्ट करते हैं, यानी कि दोबारा से बताते हैं, रीस्टेट करते हैं। इसमें कभी भी आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को या ओपिनियन को इंक्लूड नहीं करते। देन नेक्स्ट स्टेप इज ड्राफ्टिंग अ शॉर्ट पैराग्राफ। एक आपने अब ड्राफ्ट सा बनाना है, रफ से स्केच बनाना है। वर्चुअली आपके माइंड में तो अब आपने इंट्रोडक्शन और समरी वगैरह बॉडी वगैरह बता दिया है, आपको पता है कि अब आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, क्योंकि आपने एक थीसिस स्टेटमेंट भी बना ली है, आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यू आर गोइंग टू नाउ मेक अ रफ ड्राफ्ट, एक रफ सा स्केच सा एक लिखना है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं कि जो आपने थीसिस स्टेटमेंट बनाई थी ना उसको आप अपना समरी का इंट्रोडक्टरी सेंटेंस या स्टार्टिंग सेंटेंस भी कर सकते हैं, और जो बाकी के आपके मेन पॉइंट्स हैं उनको आप बॉडी के पैराग्राफ में शामिल कर सकते हैं। आपने बीच में ट्रांजिशन वर्ड्स यूज़ करने हैं, इंडिकेट भी करने हैं और यूज़ भी करने हैं। जैसे कुछ ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं, फर्स्टली, मोर ओवर या इन एडिशन टू, इस तरह के वर्ड्स यूज़ करना है ताकि आपकी समरी में एक स्मूथ फ्लो बना रहे, रेलिवेंसी बरकरार रहे, और एक पॉइंट से या एक पैराग्राफ से जब आप दूसरे पैराग्राफ पर जाते हैं तो उसका एक क्या कह सकते हैं कि ट्रांजिशन नज़र आनी चाहिए। और जब आप ड्राफ्ट बना रहे होते हैं अपनी समरी का, तो अपने माइंड में कुछ पॉइंट्स को आपने शामिल रखना है या ध्यान में रखना है। अब वो पॉइंट्स क्या हो सकते हैं कि एक तो आपने समरी हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखनी है, ठीक है, बिकॉज यू आर राइटिंग इट नाउ। और आपके पास बेशक आर्टिकल में पास्ट चीज़ों का पास्ट चीज़ें शामिल हुई हैं, लेकिन समरी में आप खुद अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे, मतलब आप अपनी तरफ से लिख रहे होते हैं, तो आप इसको प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। लेकिन ज़रूरी है कि इसमें आप इंक्लूड करें ऑथर और टाइटल ऑफ द वर्क, यानी कि जो भी ओरिजिनल पीस ऑफ राइटिंग जिसकी भी है उसका नाम आप लिखेंगे और उसका टाइटल भी लिखेंगे। कंसाइज रहना है, टू द पॉइंट रहना है। साइड डायरेक्ट कोट्स इफ़ यू यूज़ देम, ठीक है, अगर आप डायरेक्ट कोटेशंस उस आर्टिकल की यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। डोंट पुट योर ओन ओपिनियंस, आइडियाज़ और इंटरप्रिटेशंस इनटू द समरी। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि समरी में हम कभी भी अपनी तरफ से पॉइंट्स और आइडियाज़ को शो नहीं करते। जो टोन होती है, जो भी स्टाइल होता है राइटर का, उसको आपने बरकरार रखना होता है, उसमें अपने पॉइंट्स को और अपनी ओपिनियंस को और अपने आइडियाज़ को शामिल नहीं करना होता। नेक्स्ट हम देखते हैं रिव्यू और रिवाइज। सो रिव्यू करते हैं, रीड योर ड्राफ्ट टू मेक श्योर यू हैव एक्यूरेटली रिप्रेजेंटेड द ऑथर्स मेन आइडिया एंड यू हैव करेक्टली साइटेड थिंग्स। यानी कि इसमें आपने एक्यूरेसी को चेक करते हैं कि आपने जो जो चीज़ें शामिल की हैं क्या वो ठीक भी हैं, एक्यूरेट भी हैं, उनमें कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। इसके अलावा आप इंश्योर करते हैं कि इसमें कोई भी आपने पर्सनल कमेंट्री तो नहीं दी, बल्कि आपने वही सब कुछ लिखा है जो राइटर कहना चाहता है, और आपने लिखा भी प्रेजेंट टेंस में है।
रिवाइज हम करेंगे, यानी कि फाइनल कॉपी, फाइनल हम लोग एडिट या फाइनल एक कॉपी बनाने से पहले, फाइनल समरी से पहले हम उसको एक दफ़ा फिर रिवाइज करेंगे। उसमें हम क्या चेक करेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर चेक करेंगे, यानी कि अगर किसी कोई नावल की आपने समरी लिखी है फॉर एग्जांपल, तो उसमें देखेंगे कि इवेंट वाइज हो रहा है, जिस तरीके से इवेंट अकर हुए हैं उसी तरीके से आपने समरी में लिखे हैं या नहीं। ये ना हो कि आपने कुछ इवेंट्स जो बिल्कुल एंड पे हुए थे वो आपने पहले लिख लिए हैं और शुरू के इवेंट्स आपने एंड पे लिखे हैं। तो इवेंट वाइज आपने उसको देखना है, कोई भी इंफॉर्मेशन को रिपीट नहीं करना। लेंथ आपने देखनी है, लेंथ अब ऐसी ना हो कि ओरिजिनल जितनी हो या ओरिजिनल से भी ज़्यादा जा रही हो, ठीक है, और लेंथ आपकी जो है वो ओरिजिनल से कम होनी चाहिए और बहुत ही एक मुनासिब हद तक कम होनी चाहिए। और इसके बाद आप फाइनल में ग्रामेटिकल और स्पेलिंग एरर्स को भी चेक करेंगे कि क्या इसमें कोई ग्रामेटिकल, टेंस की मिस्टेक, सिंटेक्स की मिस्टेक तो नहीं है, या कोई स्पेलिंग की मिस्टेक्स तो नहीं है। सो स्टूडेंट, समरी राइटिंग की ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको कल के लेक्चर और आज के लेक्चर में मिल चुकी है। आई होप कि इसके बाद आप समरी को इजीली लिख सकेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम समरी के साथ ही कनेक्ट करके कॉम्प्रीहेंशन का पढ़ेंगे, जिसको आप प्रेसी राइटिंग भी कहते हैं, जो कि आपके पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। एक आर्टिकल दिया जाता है और उसको आपने उस के अंदर से आपने कॉम्प्रीहेंशन करनी होती है। बेसिकली ये सारी रीडिंग की ही एक्टिविटीज़ हैं, रीडिंग की ही टेक्निक्स हैं। रीडिंग के बाद ही आप समरी भी लिख सकते हैं और कॉम्प्रीहेंशन कर सकते हैं। तो फर्दर हम उस चीज़ को इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर समरी राइटिंग के बारे में इतना ही था। तो होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।